सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम लोग देखने वाले हैं हेल्थ प्रमोशन, जिसमें कि यूनिट फर्स्ट है न्यूट्रिशन का। और ये एनम फर्स्ट ईयर का पार्ट रहने वाला है, जिसमें कि हेल्थ प्रमोशन एनम फर्स्ट ईयर का क्या है कि सब्जेक्ट है। तो काफ़ी दिन से वीडियो नहीं आ पा रही थी कि कारण यही था कि घर में थोड़ी बहुत शादी वादी का फंक्शन था और तबीयत भी नहीं सही थी, तो इस वजह से वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी। बट अब से रेगुलर वीडियो आप लोग के अकॉर्डिंग डालूंगी। आप लोग कमेंट कर देना कि किस टाइप की वीडियो आपको चाहिए, किस सब्जेक्ट की, किस टॉपिक पे। तो हमारा फर्स्ट जो यूनिट है वो न्यूट्रिशन का है। तो न्यूट्रिशन को हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। पोषक के महत्व, न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल, मतलब इसकी क्या ज़रूरत होती है। खाद्य तथा पौष्टिक आहार के संबंध में अध्ययन या विज्ञान को ही पोषण कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछता है कि न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, तो न्यूट्रिशन हम उसे कहते हैं जो खाद्य तथा पौष्टिक आहार के संबंध में जो हम अध्ययन करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं कि उसी को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। पोषण स्वास्थ्य, जीवन एवं स्वास्थ्य का आधार होता है। पोषण ही क्या होता है कि हमारे जो जीवन है एवं स्वास्थ्य का आधार होता है। देखिए, जब स्वास्थ्य हमारा कब अच्छा रहता है, जब हम अच्छा पोषण लेते हैं। जब अच्छा पोषण लेंगे, और पोषण कहाँ से मिलेगा, हमें भोजन से मिलेगा। तो जब हम अच्छा भोजन करेंगे और उसमें से अच्छे आहार हमको मिलेंगे, अच्छे पोषण मिलेंगे, तो ही हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास होगा। पोषण एवं पौष्टिक आहार हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। उत्तम पोषण हमें अनेक बीमारियों से बचाता है, जिससे हम अपने दैनिक कार्यों को पूरा करते हैं। पोषण में पौष्टिक तत्वों के न होने से शरीर में अनेक बीमारियों और कमियों के साथ मृत्यु भी हो सकती है। देखिए, हमारी लाइफ में ना सबसे महत्वपूर्ण अगर किसी का रोल है ना, तो वो पोषण का ही है, न्यूट्रिशन का ही है। हमारा जो शरीर होता है, न्यूट्रिशन, जब हमारा शरीर पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन को पाता है, तो हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारियां नहीं होती हैं। जैसे कि आप बात कर सकते हैं, न्यूट्रिशन में ही विटामिन भी आता है, खनिज लवण भी आते हैं, तो सारी चीज़ें आती हैं। अगर हम बात करें कि हम भोजन क्यों करते हैं, तो भोजन हम इसीलिए करते हैं जिससे उससे हमें विटामिन मिले, प्रोटीन मिले, एनर्जी मिले। कहने का मतलब है कि हमें न्यूट्रिशन मिले। सब कुछ मिलाकर कहने का मतलब यही है कि भोजन हमें करने का क्या अर्थ होता है, भोजन हम क्यों करते हैं, तो जिससे हमें न्यूट्रिशन की प्राप्ति हो। और न्यूट्रिशन जब मिलता है, वो हमारे शरीर को अनेक क्षतियों से बचाता है और अनेक बीमारियों से बचाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी ये काम करता है। तो रोगों से लड़ने की क्षमता जो होती है, वो भी न्यूट्रिशन की वजह से ही मिलती है। तो अगर हमें हमारे भोजन में हमें न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो हम अनेक बीमारियों के शिकार हो जाएंगे, और जब बीमारियां हमें लगेंगी, तो सदा ही हमारी मृत्यु हो जाएगी, या फिर हम कमज़ोर हो जाएंगे, एनीमिक हो जाएंगे, तो हमारी मृत्यु निश्चित है। तो कहने का मतलब यही है। नेक्स्ट बात करते हैं कि पोषण या पौष्टिक आहार का उद्देश्य कोशिकाओं को आवश्यक सामग्री एवं जीवन में सहयोग देना है। तो पोषण का यही महत्व है कि जो हमारी कोशिकाएं हैं, उनकी जो सामग्री है, कोशिकाएं हैं, हमारी जो बॉडी है, उनको जीवन में सहयोग देना होता है। अब बात करते हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है, जिसको हम वृद्धि और विकास कहते हैं। तो अच्छा पोषण हमारे जीवन की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक है। पोषण मनुष्य की शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गर्भावस्था में किसी भी प्रकार की पोषण की कमी से माँ एवं बच्चा दोनों के ऊपर क्या होता है कि प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब आप अच्छा पोषण लेंगे, तो ही आपका वृद्धि एवं विकास होगा। जब आप पोषण लेंगे, तो ही आपके अंदर बॉडी में न्यूट्रिएंट्स जाएंगे, जो कि आपकी बॉडी को डेवलपमेंट में सहायता करेंगे। जब आप पोषण ही नहीं लेंगे, तो आप बीमारियों से ग्रस्त रहेंगे, तो आपके शरीर का वृद्धि एवं विकास क्या ही होगा। इसका मानसिक रूप से इस वजह से है कि जब आप मानसिक रूप से देखिए, इसमें रोल ये प्ले करता है कि जब न्यूट्रिशन लेंगे, तो आप सारी बीमारियों से दूर रहेंगे, और जब सारी बीमारियां आपसे दूर रहेंगी, तो स्वतः ही आपका जो मानसिक संतुलन है वो अच्छा रहेगा। आप देखते होंगे, जो भी व्यक्ति बीमार रहता है, तो वो क्या करता है कि उसका मानसिक संतुलन भी बिगड़ा हुआ रहता है, उसको हमेशा सोने का मन करता है, वो हमेशा बेचैन रहता है। और अगर जो व्यक्ति एक स्वस्थ व्यक्ति होता है, उसका मानसिक संतुलन आराम से चलता है, और वो अपने दैनिक कार्यों को अच्छे तरीके से कर सकता है। तो इसका कहने का मतलब यही है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, तो जैसे कि जो बच्चा होता है,
बच्चा कुपोषित हो सकता है मृत्यु, प्रसव आदि। तो जैसे कि गर्भावस्था के दौरान अगर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो बच्चा क्या होगा कि कुपोषित होगा, या फिर मृत्यु के दौरान, प्रसव के दौरान क्या जैसे कि प्रसव के दौरान बच्चे की या माता की मृत्यु हो सकती है। बच्चे में पोषण की कमी से उनका शारीरिक एवं मानसिक विकास रुक जाता है। न केवल बच्चे में अपितु वृद्ध आयु में भी जो वृद्ध व्यक्ति मतलब वृद्धावस्था के व्यक्ति होते हैं, उत्तम स्वास्थ्य एवं दैनिक कार्य हेतु क्षमता के लिए पोषण आवश्यक होता है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि बस एक बच्चे को ही या फिर एक यंग एज वाले को ही पोषण की अच्छी आवश्यकता होती है, बल्कि जो वृद्धावस्था के व्यक्ति होते हैं उनको भी एक पोषण मतलब ऐसा भोजन लेना चाहिए जिसमें पोषण हो, पोषण की आवश्यकता होती है। क्योंकि जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं उनमें भी तो पोषण की आवश्यकता होगी, जिससे उनमें रोग ना लगे, रोगों से लड़ने की क्षमता हो और वो अपने दैनिक कार्यों को पूरा कर सकें। न्यूट्रिशन डिफिनेशन, तो वे पदार्थ जो जीव में विभिन्न प्रकार के जैविक कार्यों को संचालन एवं संपादन के लिए आवश्यक होते हैं, पोषक पदार्थ कहलाते हैं। फिर से देखते हैं कि वे पदार्थ जो जीव के विभिन्न प्रकार के जैविक कार्यों के संचालन और संपादन के लिए आवश्यक होते हैं, उन्हें ही हम पोषक पदार्थ कहते हैं। तो बात वही है कि जो भी ऐसे पदार्थ जो हों जो हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की जैविक कार्यों के संचालन में सहायता करते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन या फिर पोषक पदार्थ कहते हैं। और आगे देखते हैं कि पोषक की कमी होने से क्या हो जाता है। तो भोजन में पोषण की कमी से बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि क्वाशियरकोर होना, सूखा रोग होना, बेरी रोग होना। तो ये सब विटामिन की कमी की वजह से होती है और विटामिन पी एक पोषण के अंतर्गत ही आता है। यह बीमारियां ज़्यादा निचले वर्ग में पाई जाती हैं, जहां शरीर को उत्तम पोषण प्राप्त नहीं हो पाता। निचले वर्ग कहने का मतलब ये है गरीब फैमिली से। देखिए, जो अमीर वर्ग के लोग होते हैं उनमें पोषण की कमी नहीं देखी जाती है, क्योंकि उनको ऑलरेडी पर्याप्त खाना मिलता है, पर्याप्त पोषण मिलता है, तो उनके यहाँ पोषण की कमी नहीं होती है। बल्कि ये ऐसे वर्ग में देखा जाता है जो दैनिक रूप से अपने भोजन को नहीं कर पाते हैं, भोजन नहीं पाते हैं, या फिर श्रमिक लोग होते हैं जो कि गरीब वर्ग के लोग होते हैं, उनमें ये बीमारियाँ देखने को मिलती हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होता है, तो पोषण की कमी से बीमारियों से होने वाले रोग के साथ साथ कुपोषण शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी कम कर देता है। देखिए, पोषण जब क्या होगा, जब बीमारियां पोषण की कमी रहेगी तो बीमारियों से होने वाले रोग जो भी हैं उनके साथ साथ तो कुपोषण जो होगा वो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम कर ही देगा, ये तो कॉमन सी बात है। और नेक्स्ट क्या है कि जिससे क्षय रोग जैसी संक्रमित बीमारियां शरीर पर हो जाती हैं। अतः एक स्वस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए सही पोषण लेना आवश्यक होता है। तो एक सही जीवन अगर किसी भी व्यक्ति को व्यतीत करना है तो उसको क्या करना चाहिए, उसको एक सही पोषण युक्त आहार को लेना चाहिए। पोषक तत्वों के कार्य एवं स्रोत क्या होते हैं और इसकी आवश्यकता क्या है। तो भोजन हमारे जीवन के लिए प्राथमिक ज़रूरत होती है। भोजन जो होती है, देखिए, आप सुबह जब उठते हैं, पानी पीते हैं, ब्रश करते हैं, उसके बाद आप जब नहा वहा लेते हैं तो आपको क्या ज़रूरत पड़ती है, आपको ज़रूरत होती है भोजन की। तो भोजन जो होता है वो हमारे शरीर की प्राथमिक ज़रूरत होती है। जो भोजन हम खाते हैं वह शरीर की वृद्धि एवं विकास में अहम भूमिका निभाता है। भोजन हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा देता है तथा भोजन का चयन मनुष्य के स्वास्थ्य को बढ़ा या घटा देता है। जैसे कि जो भी व्यक्ति होता है, अगर अच्छा भोजन वो करता है तो उसके स्वास्थ्य को अच्छा बेनिफिट मिलेगा, और अगर बुरा भोजन करता है, ऐसा भोजन करता है जिसमें पोषक पदार्थ ही नहीं है, तो वो क्या करेगा कि उसके स्वास्थ्य को खराब भी कर सकता है। भोजन में पाए जाने वाले रासायनिक तत्वों को पोषक तत्व कहते हैं। तो जो भोजन में रासायनिक तत्व पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं पोषक तत्व। इसमें क्या क्या पाया जाता है, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन, वसा, खनिज एवं विटामिन पाए जाते हैं। हमारे शरीर में प्रोटीन, वसा एवं जो कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत अधिक होने के कारण हम इन्हें कहते हैं बड़े पोषक तत्व या फिर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी कह सकते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है, आपकी कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी पूछा जाता है कि कौन कौन से मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आते हैं। तो प्रोटीन हो गया, वसा हो गया और कार्बोहाइड्रेट्स हो गए। तो प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं कि हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इनकी, तो इस वजह से इनको हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं।
तथा जो खनिज एवं विटामिन्स की ज़रूरत है वो हमारे शरीर को थोड़ी मात्रा में होती है। तो इस वजह से हम इनको माइक्रो या फिर छोटे पोषक तत्व भी कह सकते हैं। तो छोटे पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? वो खनिज लवण हो गए और जो विटामिन्स हो गया वो हो गया, तो ये छोटे पोषक तत्व कहलाते हैं। और बड़े पोषक तत्व जो हैं वो प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया और वसा हो गया। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। बैलेंस डाइट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सभी आप जब एग्ज़ाम देंगे तो आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम में, टेस्ट में और जो एग्ज़ाम होता है मेडिकल फैकल्टी से, उसमें भी संतुलित आहार को ज़रूर पूछा जाता है और संतुलित आहार आपको याद करना ही करना है। तो संतुलित आहार क्या होता है? वह डाइट जिसमें सभी प्रकार के वह आहार होता है, वह डाइट जिसमें सभी आहार वर्ग जैसे कि ऊर्जा देने वाले आहार, शरीर की वृद्धि देने वाले आहार, सुरक्षात्मक आहार सही मात्रा में हो, संतुलित आहार कहलाते हैं। समझ में आया? वह डाइट जिसमें सभी प्रकार के आहार जैसे कि ऊर्जा देने वाले, शरीर की वृद्धि करने वाले और सुरक्षात्मक आहार सही मात्रा में उपलब्ध होते हैं, उसी को हम संतुलित आहार कहते हैं या फिर बैलेंस डाइट कहते हैं। संतुलित आहार के लिए यह आवश्यक है कि उसमें उपस्थित सभी पोषक तत्व जो हैं वो एक निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। ये नहीं कि कोई पोषक तत्व ज़्यादा है, कोई पोषक तत्व कम है, तो उसको हम बैलेंस डाइट के अंतर्गत नहीं रखते हैं। बैलेंस डाइट वो होता है जो जिसमें सभी पोषक तत्व जो होते हैं एक निश्चित अनुपात में, जितनी हमें ज़रूरत है उसी रेशियो में मिले हुए होते हैं। तो जो होता है बैलेंस डाइट, डिफरेंट एज ग्रुप, फिजिकल वर्क, जेंडर, तो इनके अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। गर्भावस्था में पोषक तत्वों की ज़रूरत बढ़ जाती है। संतुलित आहार 3 टाइप्स के होते हैं। तो देखिए जो संतुलित आहार होती है ना, वो गर्भावस्था के टाइम पे क्या होता है, इनकी ज़रूरत ज़्यादा बढ़ जाती है इनकी। और ये इनकी बात करें तो ये भी संतुलित आहार को भी 3 वर्गों में बांटा गया है। एक है कीमती संतुलित आहार, दूसरा है सम मूल्य संतुलित आहार और तीसरा है सस्ता संतुलित आहार। अब हम इनको देखते हैं कि कौन कौन से संतुलित आहार होते हैं। तो कीमती संतुलित आहार कौन सा होता है? नाम से ही स्पष्ट है कि कीमती, जो बहुत ज़्यादा महंगे हों। तो इस प्रकार के संतुलित आहार में दूध, मांस, मछली, दाल, फल आदि पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। तो दूध आप जान ही रहे हैं, मांस हो गया, मछली हो गए, ड्राई फ्रूट्स वगैरह हो गए, तो ये सब बहुत महंगे होते हैं, तो इनको हम कीमती संतुलित आहार के अंतर्गत रखते हैं। सम मूल्य संतुलित आहार कौन सा होता है? तो इस प्रकार के संतुलित आहार में दूध, मांस, मछली, फल और वसा सामान्य मात्रा में और अनाज, दाल, हरी पत्तेदार सब्जियां पर्याप्त मात्रा में होंगी। तो सममूल्य मतलब ऐसा संतुलित आहार जो कि बहुत ज़्यादा ना कीमती हो ना बहुत ज़्यादा सस्ता हो। तो इसमें क्या होता है कि संतुलित आहार में दूध, मांस, मछली, फल और वसा जो होता है इसका सामान्य मात्रा में उपलब्ध रहता है, समान मात्रा में लिया जाता है। और अनाज, दाल, हरी पत्तेदार जो सब्जियां रहती हैं इनको अधिक मात्रा में लिया जाता है। सस्ता संतुलित आहार जो कि हर एक फैमिली जो अच्छी तरीके से मतलब जिसकी इनकम उतनी अच्छी नहीं है वो लोग भी इस संतुलित आहार को ले सके, उसमें क्या क्या है? तो इस प्रकार के संतुलित आहार में दूध, अंडे, वसा, मछली कम मात्रा में उपलब्ध है और अनाज, दाल, हरी पत्तेदार सब्जियां जो होती हैं वो पर्याप्त मात्रा में लेनी चाहिए। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम सस्ता संतुलित आहार के अंतर्गत रखते हैं। विभिन्न वर्गों की पोषण आवश्यकताएं क्या क्या होती हैं उनको भी जान लेते हैं। तो विभिन्न वर्ग मतलब विभिन्न एज ग्रुप में किस तरीके की पोषण की आवश्यकता होती है। तो शिशु जीवन के प्रथम 6 माह, तो जब शिशु जन्म लेता है उसका जो प्रथम 6 मंथ का टाइम होता है उसमें क्या क्या लेनी चाहिए, कितने प्रोटीन्स और विटामिन की ज़रूरत होती है उनको हम देखते हैं। तो 6 माह से कम आयु के जो शिशु को अपने शरीर के वजन के प्रत्येक किलो के हिसाब से 120 किलो कैलोरी ऊर्जा जो क्या कहते हैं 120 किलो कैलोरी और 2.3 ग्राम प्रोटीन तथा इसके अतिरिक्त क्या लेना चाहिए कि खनिज एवं विटामिन लेनी चाहिए। लेकिन ये सब तो बाद की बात है। अगर माँ का दूध है तो माँ का दूध ही पर्याप्त रहता है 6 माह तक। 6 माह तक एक पानी की बूंद भी नहीं पिलानी होती है। तो माँ के दूध में ना ये सारी चीज़ें उपलब्ध रहती हैं, तो किसी भी प्रकार की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और माँ का जो दूध होता है उसमें 100 ग्राम में 65 किलो कैलोरी मिलती है। तो 6 माह से 1 साल के बाद, जब 6 माह के बाद
क्या होता है कि ध्यान देने की ज़रूरत होती है, नहीं तो माँ का दूध ही पर्याप्त मात्रा में रहता है। तो 6 माह से 1 साल तक क्या करना चाहिए, तो 6 माह से प्रारंभ होने वाली वृद्धि को संपोषित करने के लिए केवल माँ का दूध पर्याप्त नहीं होता है, प्रोटीन अथवा अन्य पोषक तत्वों से प्रयुक्त खाद्य पदार्थ आवश्यक होते हैं। ये खाद्य पदार्थ पूरक आहार कहलाते हैं। तो पूरक आहार किसे कहते हैं, जब 6 माह बाद जो आहार दिया जाता है उसको ही हम पूरक आहार कहते हैं। और ब्रेस्ट फीडिंग 6 मंथ तक अगर कोई पूछे तो ब्रेस्ट फीडिंग 6 मंथ तक होता है, लेकिन ये नहीं है कि 6 माह के बाद बिल्कुल ही ब्रेस्ट फीडिंग बंद हो जाती है, बिल्कुल बंद नहीं होती है। फिर भी इंसान ब्रेस्ट फीड करवाता रहता है और ऊपरी आहार भी बच्चे को देता रहता है, क्योंकि जो ब्रेस्ट फीड है उसी से बच्चे का पेट नहीं भर पाता है। ये खाद्य पदार्थ पूरक आहार कहलाते हैं। जैसे फलों का रस हो गया, इसमें क्या क्या देनी चाहिए, तो फलों का रस देना चाहिए, दाल देना चाहिए, सब्जियों का पानी देना चाहिए, या फिर गाय का दूध भी आप सब दे सकते हैं। स्तनपान छुड़ाने की अवधि में इन पूरक आहार का उचित उपयोग कुपोषण को रोकने में सहायता करता है। जब स्तनपान आप छुड़वाते हैं तो उस टाइम पे जब ये आप पूरक आहार पहले से थोड़ा थोड़ा दिए रहते हैं, तो ये जो पूरक आहार हैं ये ब्रेस्ट फीड को छुड़वाने में भी काफ़ी हेल्प करते हैं। अब हम बात करते हैं स्तनपान जो होता है वो कम से कम कितने साल तक करवाना चाहिए, तो कम से कम 2 साल तक तो करवाना ही चाहिए। अब नेक्स्ट में हम देखेंगे कि जो पाठशाला पूर्व के बच्चे हैं, जिनको 1 ईयर टू 5 ईयर के बच्चे हम जिसको कहते हैं, इनको क्या क्या चीज़ें देते हैं, किस आयु वर्ग में कितनी चीज़ की ज़रूरत होती है। उसके बाद हम स्कूली बच्चों के बारे में भी देखेंगे, फिर किशोरावस्था वाले बच्चों को देखेंगे, एडल्ट में देखेंगे, एडल्ट मेल में देखेंगे, फीमेल में देखेंगे, फिर प्रेगनेंसी में देखेंगे, तो स्तनपान काल में आहार देखेंगे। तो इन सबको देखेंगे लेकिन कल की वीडियो में। और 2 दिन में 3 दिन लगेगा 1 यूनिट ख़त्म करने में। ऐसे ऐसे करके मैं हेल्थ प्रमोशन के सारे जितने भी यूनिट्स हैं उनको ख़त्म कर दूँगी। और या फिर आपको और कोई सब्जेक्ट पढ़ना है और कोई सब्जेक्ट या टॉपिक कोई पढ़ना है, तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर अब वीडियो डाल दूँगी। तो अभी तक मैं फ्री नहीं थी, काफ़ी टाइम लंबा हो गया वीडियो अपलोड किए हुए, तो बट अब से मैं रेगुलर वीडियो डालने की कोशिश करूँगी। सो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।